टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 8 इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो भारत जो है कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई आज़ादी के बाद। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1। तो हमने देखा कि कौन कौन सी जो मूवमेंट्स थे वो चलाए गए जिसके द्वारा भारत को आज़ादी मिलने का रास्ता साफ हो पाया। तो आज़ाद तो भारत हो गया, लेकिन क्या आज़ाद होने के साथ साथ हमारी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी? बिल्कुल नहीं। आज़ादी के साथ भी यानी कि हम आज़ाद हुए उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं थी जो हमारे सामने थी। तो कैसे हम उस चैलेंज से लड़े और कैसे उसका सोल्यूशन हमने ढूंढा वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. Honestly, moral values, awareness towards the rights and duties of the citizen, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. have not developed as much the material development. Social evils like superstitions, illiteracy and ignorance still prevalent in our society. यानी कि जैसे जैसे आज़ादी की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समाज में बढ़ती भी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाप्त भी होती जा रही हैं। जैसे कि जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई ज़्यादा होती जा रही है, तो काफ़ी सारे अंधविश्वास जो हैं वो समाज से चले गए हैं। लोगों को अपनी राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता लगता है। लोगों को अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार का मतलब भी पता लगता है कि हम अच्छे रहेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। और लोग जो है आगे बढ़ने का एक जज्बा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद समाज के अंदर कुछ चीज़ें आज भी प्रेवलेंट हैं, जैसे कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। बहुत सारे लोग इससे बाहर आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इसके अंदर पीड़ित हैं। इलिटरेसी, अब पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये संख्या काफ़ी नहीं है। यानी कि हम पढ़ाते तो जा रहे हैं बच्चों को, स्कूलों की व्यवस्था करते जा रहे हैं, एजुकेशन ईजी हो गई है, लेकिन एजुकेशन ईजी होने के बावजूद क्या सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इलिटरेसी यानी कि लिटरेसी लेवल भी गिरता जा रहा है। इसके साथ साथ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। अज्ञानता मतलब लोग आज भी अनपढ़ों की तरह बिहेव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चैलेंजेस के बारे में, कौन कौन से चैलेंजेस जो है इंडिया फेस कर रहा है। पहला हम बात करेंगे इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर रीजनल प्रॉब्लम्स, फिर बॉर्डर प्रॉब्लम्स और नेचुरल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी होती है? जैसे कि आप जानते हो ओवर पॉपुलेशन, यानी कि देश के अंदर जो समस्याएं हैं, ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम सुखी रहेंगे, डेवलपमेंट करेंगे? हम नहीं करेंगे। इलिटरेसी, अगर लोगों के अंदर पढ़े लिखे ना होंगे लोग तो क्या देश डेवलप करेगा? नहीं करेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, देश बढ़ेगा आगे? नहीं बढ़ेगा। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आगे बढ़ेंगे हम? नहीं बढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन यानी कि अगर शहरीकरण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बनते जाएंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे? उससे भी हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि शहर बनते जाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ता रहेगा, बाकी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। कम्युनलिज्म यानी कि जो आपसी हमारा जातवाद है, एक दूसरे की जाति को हम एक दूसरे से पिछड़ा हुआ मानते हैं कि हम तो सबसे ऊंची जाति के हैं, तो ये भावना हमको आगे बढ़ने में मदद करेगी? नहीं करेगी। करप्शन, जो हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा उठाया जाता है, करप्शन होगा तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो अंदर की समस्याएं हमारे। अब रीजनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। रीजनल मतलब जो एक रीजन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आप कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो ये रीजन है हमारा, हम लोग राजस्थान से रहने वाले हो तो राजस्थान से तुम्हारा अलग लगाव होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर यूपी का रहने वाला तो उसका उसकी जगह से ज़्यादा प्यार होगा। जैसे IPL शुरू होने वाला है, IPL चालू होने वाला है ना, तो हम लोग गुजरात में रहते हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो तुम लोग? राजस्थान रॉयल्स को करते हो कि नहीं? क्योंकि तुम राजस्थान के हो भाई, हाँ। और ये भाई हमारे गुजरात लायंस को सपोर्ट करेंगे अगर गुजरात लायंस खेलती है तो, ठीक है। अब मैं हूँ, आई बिलोंग टू पंजाब, तो मैं पंजाब किंग्स 11 को सपोर्ट करता हूँ। कोई व्यक्ति हमारा जो साउथ इंडियन जो यहाँ पे रहता है वो चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करेगा। कोई अगर आंध्र प्रदेश से है तो डेक्कन चार्जर्स को सपोर्ट करेगा। तो मतलब अलग अलग टीम, तो वो क्या है? वो हमारा रीजनलिज्म है कि हमारे रीजन के प्रति हमारा प्यार, ठीक है। जब इंडिया क्रिकेट खेलती है या कोई भी गेम खेलती है, कौन? जब इंडिया खेलती है तो हम इंडिया के लिए जीत मांगते हैं। जैसे कि अभी T20 ट्रॉफी जो हुई थी इंग्लैंड और इंडिया की, तो उसमें इंडिया जीत गया तो उसमें सबको खुशी हुई। लेकिन जब IPL शुरू होगा तो हम लोग एक एक स्टेट में बढ़ जाएंगे, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, एटसेट्रा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन।
तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसके बेसिस पे होती है? लैंग्वेज के बेस पे। अब तुम राजस्थान के रहने वाले हो, राजस्थानी भाषा बोलते हो, मारवाड़ी भाषा बोलते हो, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। इसके आधार पर हम बटे हुए हैं। इसी को हम कहते हैं रीजनलिज्म। क्या कहा जाता है? रीजनलिज्म, यानी कि रीजन के साथ प्यार, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया क्रिकेट का वो। फिर बॉर्डर प्रॉब्लम। बॉर्डर प्रॉब्लम का मतलब भारत का पाकिस्तान के साथ लफड़ा चल रहा है बॉर्डर का, हमारा चाइना के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर का, तो ये मुद्दे भी हमारे हैं। नेचुरल प्रॉब्लम्स। नेचुरल प्रॉब्लम में आप जानते हो कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक, सूखा, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, ये समस्याएं भी हमारे सामने खड़ी रहती हैं। अब पहले हम देखेंगे ओवर पॉपुलेशन के बारे में। अब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जिसको हम ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब आप अगर कहीं जाते हो बस के अंदर बैठ के, तो बस में कैसी स्थिति होती है? धक्का मुक्की, बहुत भीड़ होती है, ठीक है, बहुत भीड़ होती है। इसी वजह से अब सड़क पे निकलते हो तो बहुत भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर ऐसी भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी। अब ओवर पॉपुलेशन जो है, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। आज तुम देखते हो एक एक क्लास के अंदर, स्कूलों के अंदर 70-70, 65-65 बच्चे बिठाए जाते हैं, जबकि लीगली 40 बच्चे अलाउड होते हैं। तो इतने डबल बच्चे ऑलमोस्ट हो गए, 70 बच्चे यानी कि डबल हो गए ना, 40 का डबल 80 होता है, तो 70, 65, 70, 75 बच्चे हो गए, यानी कि 1.5-2 गुना बच्चे हो गए। तो इतने बच्चों को बिठाना, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक एक बच्चे पर ध्यान जाना चाहिए, टीचर को नहीं दे पाती, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी चीज़ की, ठीक है, तो डिमांड बढ़ती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी बढ़ती है। अब तुम इस रूम के अंदर अगर 40 बच्चों को बिठा सकते हो और यहीं पे 80 बच्चे आए, तो इसी रूम के बिठाऊंगा ना मैं 80 बच्चों के लिए, 80 बच्चों के लिए 2 क्लासरूम तो नहीं करूँगा। तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भी डिमांड बढ़ जाती है कि अब घर में 4 लोग रहते हो, 10 हो जाओगे तो घर बड़ा चाहिए। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। तो कहने का मतलब इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो और पॉपुलेशन ग्रोथ है, दोनों सेम स्पीड से जाए तो दिक्कत ना आए, लेकिन ग्रोथ स्पीड जो है इकोनॉमी की वो धीरे है और पॉपुलेशन की ज़्यादा है, जिससे हम पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे देखो स्केल में दिया गया है 1951 से लेकर 2011 तक का, इन्होंने बताया कि 1951 में भारत की पॉपुलेशन जो थी वो 31.6 करोड़ थी, ठीक है। 2011 की बात करें तो 121 करोड़ बताई जा रही है, यानी कितनी बढ़ गई देखो। अगर आप देखो ये 10-10 साल का गैप दिया है, 1951 में 31 करोड़ थी, 1961 में 43 करोड़ हुई, यानी कि सिर्फ 12 करोड़ बढ़े। लेकिन उसके बाद जो अगले 10 साल के अंदर 11 साल बढ़े, उसके अगले 10 साल के अंदर 14 करोड़ बढ़े, उसके अगले 10 साल के अंदर यानी कि 1991 तक सिर्फ 16 करोड़ लोग बढ़े। 16 यानी कि देखो पहले धीरे धीरे बढ़ती जा रही, 16 करोड़ बढ़े, और 2001 तक कितना बढ़े? 12 और 6 18 करोड़ बढ़े, और 18 करोड़ के बढ़ने के बाद अभी की बात करें 2011 तक की तो 19 करोड़ लोग बढ़े, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है? तेजी से हो रही है, ठीक है। सेंसस, सेंसस जो आप शब्द लिखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी कि लोगों की गिनती करना कि देश के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी वो हुई थी, उसमें 121 करोड़ लोग भारत में अंदर लगभग पाए जाते हैं, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी हमारे सामने, जैसे कि सबसे पहली समस्या पॉल्यूशन, फिर कंजेशन इन द रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि जगह की कमी हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। अब आप किसी विदेशी देश के अंदर जाते हो, किसी और कंट्री में जाते हो, वहाँ देखते हो तो लोगों के घर बड़े बड़े होते हैं, एक घर के बीच में और दूसरे के बीच में काफ़ी गैप होता है, खुली खुली जगह होती है, लोगों के खुद के लॉन होते हैं घरों में। हमारे यहाँ पे लॉन किसके घर पे होगा? जो करोड़पति आदमी है, क्योंकि वही ज़मीन खरीद सकता है। अब आम आदमी तो भाई छोटा सा घर, 1-2 कमरे का घर भी लेने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन कम होने से कंजेशन बढ़ जाती है, ठीक है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, खाने की शॉर्टेज हो सकती है, मेडिकल सर्विस की शॉर्टेज पड़ सकती है, एजुकेशन सर्विसेज जो है वो भी कम पड़ सकती है हमारे लिए, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है, और करप्शन बढ़ सकता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर एक आदमी को ज़्यादा कमाना है, कैसे कमाएगा ज़्यादा? अब सीधी पगार तो भाई 12,000 मिलती है, तो पुलिस वाले रास्ते पे खड़े रह के क्या करेंगे? 2 नंबर में वसूली करेंगे ना, करते भी होंगे, कोई भी आदमी अपने अपने फील्ड में हर एक व्यक्ति करता ही है। तो ये जो करप्शन है वो बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, लोगों को थोड़ा सा पैसा दे दो उनसे कोई भी गलत काम करवा लो। तो इसलिए हमें
पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। दूसरा टॉपिक हमारी जो समस्या है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़ता, ठीक है। अब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश तरक्की करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लिटरेसी की जरूरत यानी कि पढ़ने की जरूरत इसलिए ताकि हम नए नए आइडियाज़ को समझ सकें, नई नई डिस्कवरीज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पा सकें। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो अपने विचारों को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने रख सकता है, उसके फ़ायदे बता सकता है, उसके नुकसान को समझ सकता है, एट्सेट्रा। तो इसलिए देश की तरक्की को अगर हमें और ऊंचाई पर ले जाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो और लिटरेसी रेट बढ़ाओ। लेकिन होता क्या है, हर साल हर 10 साल के अंदर 20 करोड़ लोग और जुड़ जाते हैं, तो उतना ज़्यादा हम काम नहीं कर पाते हैं जितना हम करें। ऐसा हो ना कि अगर 2 करोड़ लोग बढ़े तो हम पीछे से काम ज़्यादा करते हैं और आते आते धीरे धीरे सारे लोग लिटरेट हो जाए। लेकिन क्या होता है, हम पीछे से काम करना चाहिए, हम 10 करोड़ को एजुकेट करते हैं तो इधर 20 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जब हम 20 करोड़ एजुकेट करेंगे तो पॉपुलेशन 40 करोड़ हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो लिटरेसी रेट बहुत ही ज़रूरी है बढ़ाना, तो लिटरेसी भी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है वो कैसे पेश आएगा और एक अनपढ़ आदमी कैसे पेश आएगा, फ़र्क होगा कि नहीं दोनों के बिहेवियर में। अब तुम गाँव में जाते हो, गाँव का एक बच्चा जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, पूरे खुले माहौल में रहा है, एजुकेशन का उससे कुछ लेना देना नहीं है, और वहीं एक शहर का बच्चा जो भले ही छोटा है उम्र में लेकिन स्कूल जाता है, मैनर्स का पता है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगली समस्या जो है वो है मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी। अब मतलब लिटरेसी हमने देखा समस्या है, लेकिन इसको इलिटरेसी समस्या है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको मतलब अनपढ़ता को दूर कर सकते हैं, यानी कि लिटरेसी लेवल। देखो लिटरेसी और इलिटरेसी में सिर्फ आई का फर्क है। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे होना, इलिटरेसी मतलब अनपढ़। तो इलिटरेसी को कम करना और लिटरेसी को बढ़ाना, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लागू करनी चाहिए, कि फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन कौन से बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, स्कूलों में पता है ना, फीस माफ़ की जाती है, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति बोलते हैं जिसको। फिर मिड डे मील, दोपहर का खाना दिया जाता है स्कूलों के अंदर, आंगनवाड़ी में जाओगे तो बच्चों को खाना भी मिलता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, मतलब प्राइमरी से भी पहले की एजुकेशन। फिर गर्ल्स एजुकेशन स्कीम चलाई जाती हैं, लड़कियों को स्कूल भेजो आपको 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, साइकिल मिलेगी लड़की को, लैपटॉप मिलेगा, एक्सेट्रा, ऐसी स्कीम्स। विद्यादीप स्कीम, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स, यानी कि जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स बोलते हैं, उनके लिए स्कूल लगाए जाते हैं। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो इस तरीके की जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जिससे कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेसी की तरफ बढ़े, ठीक है। अब अगली जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से आज महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। हमारे घर में भी बात होती होगी हर रोज़ कि यार खर्चा बहुत बढ़ गया है, राशन महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, प्याज महंगे हो गए हैं, सब्जी महंगी हो गई है, घर का भाड़ा महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है ना, बैंक की इंस्टॉलमेंट महंगी हो गई है, तो हर चीज़ महंगी हो गई। तो महंगाई का मतलब होता है कि कॉमन चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं उनकी दाम में बढ़ोतरी हो जाना, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, खासकर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको बहुत समस्या होती है। अब आपकी पगार तो वही है, पगार 1,000 बढ़ेगी और खर्चे 5,000 बढ़ेंगे, तो कैसे मैनेज करेगा आम आदमी। तो इस तरीके से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाता है। जैसे अभी तुम लोग अपने आप को देख लो, घर पे गाड़ी है, घर है, ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अब पापा की सैलरी नहीं बढ़े तो क्या होगा, तुम्हारी स्कूल की फ़ीस नहीं पहुंचेगी टाइम पे, घर में गाड़ी का खर्चा नहीं पहुंच पाएगा, घर की इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे कटौती की जाएगी। बैंक की इंस्टॉलमेंट कट हो सकती है, बैंक में तो भरना पड़ेगा जो भरना है। तुम्हारी एजुकेशन बंद हो सकती है, वो भी करनी पड़ेगी, उसी के लिए तो कहाँ जीते हैं माँ बाप, ठीक है। अब बचा क्या, घर पे खाना पीना, बाकी खर्चे, कपड़े हैं, ये चीज़ें फिर कम करनी पड़ेगी। खाना पीना जैसे पहले खुला खाते थे, इधर उधर से बाहर का भी खा लेना, होटल में चले जाना हफ्ते में 10 दिन में, धीरे धीरे वो चीज़ें बंद हो जाएंगी जाना। फिर कपड़े वपड़े पहले बहुत महंगे लेते थे, अभी सस्ते वाले कपड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि खर्चा कम करना है। तो इस तरीके से तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मेजर्स, कैसे इसको हम रोक सकते हैं। करप्शन, होर्डिंग, ओवर पॉपुलेशन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बढ़ाते हैं। महंगाई किससे बढ़ती है, एक तो करप्शन से। करप्शन मतलब जब आप
चीज़ को छुपा लोगे, यानी कि ढंग से नहीं आने दोगे मार्केट के अंदर। अब चीज़ तो बहुत है मार्केट के अंदर, लेकिन तुम दिखा ही नहीं रहे हो कि भी मार्केट में इतनी चीज़ है, तुम बता रहे हो कि मार्केट में उसकी कमी हो गई है, तो इस तरीके से वो महंगी हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ाने का एक रीज़न है करप्शन, दूसरा है होर्डिंग। होर्डिंग मतलब जमाखोरी। लोग क्या करते हैं पता है, चीज़ों को जमा करके छुपा देते हैं गोडाउन्स के अंदर, फिर जब चीज़ की कमी हो जाती है फिर उसको महंगे दाम पे बेचते हैं। तो इस तरह होर्डिंग के द्वारा भी महंगाई बढ़ाई है। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ महंगी हो जाएगी। अब तुम प्याज लेने जाते हो, प्याज एक टाइम आता है साल में, हर साल, जब प्याज का रेट 80 से 100 रुपये किलो हो जाता है। क्या देश में प्याज नहीं होता है? टमाटर साल में एक बार 50-60 रुपये 100 रुपये किलो हो जाते हैं, टमाटर नहीं होता। टीवी में रोज़ सुनते हो ना कि किसानों ने ट्रैक्टर में से पूरे टमाटर ज़मीन पे हाईवे पे फेंक दिए, उसके ऊपर से गाड़ियाँ चल रही हैं, गाय भैंसे खा रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि उस टमाटर का दाम उसको 2 रुपये किलो मिल रहा था। उसने बोला 2 रुपये किलो में मुझे नहीं बेचना, ठीक है, वो ऐसा कर देते। क्यों? क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन वही टमाटर हम देखते हैं, यार हम तो 80 रुपये किलो लेके आए, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जो मतलब यही है कि होर्डिंग या जमाखोरी करके इतना रख दिया जाता है मार्केट में, जितना भी होता है ना, बड़े बड़े लोग खरीद के, मर्चेंट्स जो होते हैं रख लेते हैं। फिर जब मार्केट के अंदर उन चीज़ों की थोड़ी कमी होने लगती है, मिलता नहीं है, फिर वो अपना सामान महंगे दामों पे बेचते हैं। अब जब वो महंगे दाम पे दूसरे को देगा, वो आगे अपने महंगा देगा, वो उससे आगे महंगा देगा, उससे आगे इस तरह महंगी चेन बन जाएगी। और जब रेकड़ी वाले दुकान वाले के पास पहुंचेगा माल, तो 40-50-60 रुपये किलो हो चुका होगा, फिर 5-10 रुपये मार्जिन वो भी तो रखेगा, फिर हमारे तक महंगा पहुंचेगा। तो इस प्रकार से महंगाई बढ़ती है। आगे हम देखेंगे पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो गरीबी एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे सामने। गरीब हम किसको बोलेंगे भाई? तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, ऐसे देखने जाते यार। गरीब हो कि नहीं तुम लोग? गरीब हो तुम लोग? नहीं हो? क्यों नहीं हो गरीब भाई? वो तुम्हारे घर के सामने जो लोग रहते हैं उनके घर के आगे 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तुम्हारे तो एक ही गाड़ी है, तो उनके मुकाबले तो तुम गरीब हुए ना भाई, हो कि नहीं? तुम तो पैदल स्कूल ट्यूशन आते हो, स्कूल जाते हो या बस में जाते हो, तुम्हारे दोस्तों के माँ बाप तो उनको बड़ी बड़ी कारों में छोड़ने आते हैं, तो तुम गरीब हुए कि नहीं भाई? इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एक्चुअल में हम लोग गरीब नहीं है, इसको रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब दूसरे से कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो इसको पॉवर्टी नहीं कहेंगे हम लोग। लेकिन पॉवर्टी किसको कहेंगे? जैसे कि मैं मजाक कर रहा था आप लोगों से, लेकिन पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, वो जो लोग ना ले पाएँ, जिन लोगों के पास ये बेसिक चीज़ें भी ना हो, उनको हम पुअर बोलते हैं। खाना, भूखे मरते होगे तुम लोग, खाना है ना घर पे, लॉकडाउन में भी बढ़िया चला, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना तो मिलता ना लॉकडाउन में। कपड़े पहन के आए हो ना सब लोग? हाँ, कपड़े पहन के आए भी, कोई पत्ते बांध के नहीं आया, सब घर में ही रहते हैं ना। कोई फुटपाथ पे नहीं सोता है ना, तुम में से फुटपाथ पे सोता है? कोई नहीं सोता है। एम्प्लॉयमेंट, काम भी है ना घर पे, पापा मम्मी काम तो करते हैं, पापा करते होंगे काम तो, ठीक है। कभी बीमार हो जाते तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? इतनी हैसियत तो है ना ले जाने की डॉक्टर के पास। तो तुम लोग गरीब नहीं हो, क्योंकि तुम लोग ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको ये चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, उनको बोलते हैं गरीब, पुअर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ गई हैं, जिस कारण से लोगों को काम ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा काम मिलने से पॉवर्टी कम होती जा रही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक समस्या है हमारे लिए। देखो, एक आदमी मजदूर को 400 रुपये मजदूरी मिलती है रोज़ की, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं कि नहीं? कितने हो गए दोनों के? 800 रुपये हो गए। 400 हस्बैंड वाइफ के 800 रुपये हो गए। अब महीने में, चलो वो हर रोज़ काम नहीं कर रहे हैं, महीने में 20 दिन भी काम करके आएंगे। कितने दिन? 20 दिन। 10 दिन छुट्टी मारे, ऐश करें, या ऐसा समझ लो कि 10 दिन को काम नहीं मिला तो 20 दिन काम मिलेगा, तो रोज़ का 800 हुआ, तो 20 दिन का कितना हुआ पता है? महीने का हुआ 16,000 रुपये। अगर वो उसमें 10 दिन काम नहीं करते हैं तो भी, और अगर वो हर रोज़ काम करते हैं तो 24,000 रुपया होता है। तो 24,000 रुपया कमाने वाला गरीब होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर उनको काम ज़्यादा मिल रहा है अभी लोगों को, इस कारण से पॉवर्टी थोड़े हद तक तो कंट्रोल हुई है। यानी कि उनको खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, भले वो रहने के लिए घर खुद का नहीं हो, लेकिन भले वो झोपड़ी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन वो डिपेंड क्या करता है बेटा? चीज़ उनकी सोच के ऊपर भी तो करती है। अब अगर वो चाहे 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी क्या अपना घर नहीं ले सकता है? ले सकता है। क्या वो सेविंग करके चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो आदमी 10,000 कमाता है वो भी तो अच्छे मकान में रहता ही है, ठीक है, लेकिन वो 24-20-25 हज़ार कमाने के बाद भी अच्छी जगह पर नहीं रहते हैं,
क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी होती है। बाकी अगर वो हम देखें तो वो गरीब तो वैसे नहीं। अब इसी में एक शब्द दिए गए हैं बीपीएल। बीपीएल शब्द सुना होगा तुमने। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन, सरकार के द्वारा एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, ये लाइन, यानी कि जो लोग इस लाइन के नीचे हैं उनको बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग इससे ऊपर हैं उनको बोलेंगे हम पुअर, नहीं बोलेंगे उसको पुअर नहीं बोलेंगे, मतलब वो ठीक लोग हैं। लेकिन बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे भी पुअर हो गए, पुअर से भी पुअर, यानी कि जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, गंदी जगह पर झोपड़पट्टी में रहते हैं वो, झोपड़ियों में, झोपड़पट्टी जहाँ गंदगी होती है चारों तरफ, पढ़े लिखे नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो ये सब चीज़ें हैं, उनको हम बोलेंगे बीपीएल में आते हुए लोग। करप्शन की बात करते हैं। करप्शन मतलब रिश्वत लेना, गुजराती में हम बोले तो लांच लेना। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उसको रिश्वत, करप्शन कहा जाता है। अब करप्शन जो है, क्या किसी से पैसा लेने को करप्शन बोलते हैं? अब एक पुलिस वाला रोड पे खड़ा है, उसने आपको रोका, आपका लाइसेंस पूछा, आपका लाइसेंस नहीं है, आपने उसको 100 रुपया दिया, उसने आपको जाने दिया, ये करप्शन है? करप्शन है, ऑब्वियसली तो करप्शन है। लेकिन आप एक बैंक में काम करते हो, आपने किसी व्यक्ति का लोन पास कर दिया और वो व्यक्ति ने आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, लेकिन आपके घर पे उसने कोई गिफ्ट भिजवा दिया बड़ा, 10,000, 20,000, 30,000 की वॉशिंग मशीन भेज दी, 30-40,000 का उसने फ्रिज भेज दिया, तो ये करप्शन है कि नहीं? ये भी एक तरह का करप्शन ही है। गिफ्ट लिया आपने उससे, उसने गिफ्ट आपको क्यों दिया? क्योंकि आप उसके मौसी के बेटे हो इसलिए दिया ना दिवाली पे उसने? नहीं, क्योंकि आपने उसका लोन पास कर दिया, ये भी करप्शन है। आप आरटीओ ऑफिस जाते हो लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, उस अधिकारी ने आपको चलाना नहीं आता है अच्छे से गाड़ी, फिर भी उसने आपको लाइसेंस बना दिया, बदले में आपने उसको एक छोटा सा गिफ्ट भिजवा दिया उसके घर पे, ये भी रिश्वत है। बड़े बड़े जब दिवाली आती है, खासकर दिवाली के टाइम पे लोगों को गिफ्ट मिलते हैं ज़्यादातर, एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देना वो अलग चीज़ होती है। अब जो आपके पापा जॉब करते हैं कहीं भी, तो उनको गिफ्ट मिलता होगा दिवाली पे, वो एक हमारा ट्रेंड है कि हम खुशी का मौका होता है तो मालिक जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देता है, ठीक है। लेकिन बहुत जगहों पे आपने ये भी देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, पुलिस वाले होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करने वाले, कोई सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके घरों में गिफ्ट पहुँच जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वो लोग काम कर देते हैं, पूरा साल उनका काम होता रहता है लोगों का, तो दिवाली का एक माहौल होता है, मौका होता है जब वो बहुत सारे गिफ्ट लोग उनके घरों में पहुंचा देते हैं। अब गिफ्ट में क्या होता है ये हमको नहीं पता होता है, उसमें पैसे भी, कैश भी हो सकता है, कोई घर को यूटिलाइज़ करने वाली कोई चीज़ भी हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब रिश्वत कहलाता है। जब आप किसी से रिश्वत ले लेते हो तो क्या आप उसका काम नहीं करोगे? करोगे। फिर वो काम सही होगा तो भी करोगे, गलत होगा तो भी करोगे, तो इसी को करप्शन कहा जाता है। अब करप्शन के कुछ इफेक्ट्स की बात करते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। करप्शन से ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, यानी कि हमारे जो नागरिक अधिकार है ना हमारे, उनका हनन होता है। अभी मेरा जो अधिकार है जो मुझे लीगली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब सपोज मेरी ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, उस पर सरकार ब्रिज बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, और वो ज़मीन सरकार ने मेरे से ले ली, ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल में वहाँ पर जो फ्लाईओवर बनने वाला है उससे वो किसान जो है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि वहाँ पे वो फ्लाईओवर बनेगा तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जिससे उसकी फसलें प्रॉपर नहीं हो पाएंगी, उसको बहुत नुकसान होगा, ऐसा बोल रहा है वो। लेकिन सरकारी बाबू जो होते हैं, जो परमिशन लेते हैं जहाँ से हम, वो परमिशन दे देते हैं, अभी बना दो। अब वो पैसा लेकर उन्होंने परमिशन दे दिया, तो इससे उसके अधिकारों को तो छीन लिया गया ना। अब उसका भी अधिकार बनता है कि वो अपनी बात रखे पूरे तरीके से, लेकिन दूसरे बंदे ने पैसे देके काम करवा दिया। तो इस तरीके से ह्यूमन राइट्स का हनन किया जाता है। तो करप्शन यही करती है। दूसरा, देश की डेवलपमेंट में रुकावट पड़ती है इससे। तीसरा, मोरल वैल्यूज, यानी कि नैतिकता खत्म हो जाती है। अब जैसे हम बिलीव में हैं, जब हमारे लोग विदेश में जाते हैं ना, फॉरेन कंट्री में इंडिया के लोग जाते हैं, तो विदेशी जो बैंक्स होते हैं ना, इंडिया के स्टूडेंट्स को लोन नहीं देते हैं विदेशी बैंक्स। क्यों पता है? क्योंकि हमारे लोग जब वहाँ जाके एजुकेशन ले लेते हैं ना, पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, फिर वो लोन नहीं भरते हैं, फिर वहीं उसी देश में सेटल हो जाते हैं, लोन देते ही नहीं वापस। अब लोन बैंक नहीं दे रहा, स्टूडेंट लोन था, उसके लिए बैंक आपका कुछ कर भी नहीं सकता। और लोन कहाँ लिया था? आपने इंडिया में लिया था लोन, आप इंडिया से लेके वहाँ गए थे। अब इंडिया के अंदर SBI है, वो बंदा अमेरिका में जाके रह रहा है, क्या करोगे SBI वाले वहाँ जाके? तो हमारे लोगों का इम्प्रेशन ऐसा हो गया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्या एक बहुत ख़राब बात है। तो इस तरीके से मॉरल वैल्यूज़, अनैतिकता, यानी कि जब ये चीज़ हम बात करते हैं, बताते हैं, जब दूसरे देशों में ऐसी बात पता लगती है तो हमारे देश का नाम अच्छा होता है, ख़राब होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो करप्शन से और क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, लोगों का कानून से विश्वास उठ जाता है। अब जैसे उठने वाली बात ये ना
और बहुत सारे लोग, आपको पता है, बेचारा आदमी पूरी फैमिली का हेलमेट लगा के गाड़ी पे जा रहे हैं, पुलिस वाले उसको रोक के परेशान करेंगे, लेकिन जो लफंगे घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, बुलेट के बड़े बड़े साइलेंसर डलवा के, उनको नहीं रोकते। जो एक आदमी अच्छे से काम कर रहा है, बेचारा एक गाड़ी लेके जा रहा है बंदा, धीरे धीरे 50 की स्पीड पे चल रहा है, सीट बेल्ट लगा के बढ़िया से जा रहा है, पुलिस वाले उसको जरूर रोक के बोलेंगे लाइसेंस दिखा। एक बड़ी गाड़ी जा रही है जिसके शीशे काले हैं, काले शीशे अलाउड नहीं है, और वो फुल स्पीड पे जा रहा है, पुलिस वाले उसको कभी नहीं रोकेंगे। उसके पीछे नंबर प्लेट भी दूसरी लिखी होगी जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, वो नहीं होगी, फिर भी उसको नहीं रोकेंगे। तो इस तरीके से आम आदमी का विश्वास जो है लॉ से उठ जाता है, तो यहाँ पे तो बस पैसे वाला रूल करेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। एनकरेजमेंट टू नेपोटिज्म, यानी कि वंशवाद को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि एक ही परिवार आगे बढ़ेगा। जैसे कि अभी हम कांग्रेस के अंदर देखते हैं कि भाई गांधी परिवार है, वही रूल कर रहा है, तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होगी, यानी कि डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगी और लोगों का विश्वास जो है वो उठ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करें? अब देखो, इसके लिए वैसे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए तो हमें ईमानदार होना पड़ेगा जब देश की बात करें तो। लेकिन बात वो है कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि देश का क्या होगा, हम सोचते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद सरकार ने इसको रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है जो 1964 में बनाया गया था, और इसका काम है करप्शन को कंट्रोल करना। यानी कि आप देखोगे आपकी किताबों के अंदर भी एंटी करप्शन ब्यूरो जो होता है उसका नंबर दिया जाता है, वो फ्री नंबर होता है। अगर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी व्यक्ति आपसे लांच या रिश्वत मांगता है तो आप उस नंबर पर कॉल करके उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, कंप्लेंट आपने कर दी, अब वो बात साबित नहीं हो पाई, तो आपने बोला कि उस आदमी ने मेरे से पैसा मांगा, अब वो आदमी थोड़ी बोलेगा हाँ भी मैंने मांगा था, वो तो बोला मैंने तो मांगा ही नहीं, क्या सबूत है आपके पास? तो पहले सबूत जुटाने पड़ेंगे। फिर कई बार ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि सामने वाला बंदा है वो पैसे वाला है, उसने उसको पैसे खिला दिए, तो हम क्या करेंगे? हम तो खाम का दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत ही घातक हैं हमारे लिए। मैसेज की बात कर रहे हैं आगे, एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब बोथ आर अ क्राइम। अगर आप रिश्वत लेते हो या देते हो तो दोनों ही क्राइम हैं। अगर आप दे रहे, ऐसा नहीं है कि लेने वाला ही गुनहगार है, अगर आप दे रहे हो तो आप भी गुनहगार हो। अब यहाँ देखो आपकी बुक के अंदर शाहीबाग का एक नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर 07922860 फिर 342 या 343, ये तीनों नंबर हैं। चौथा नंबर एक मोबाइल नंबर दिया गया। ये सारे जो हैं ये एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर्स हैं। तो गुजरात में अगर ऐसी कभी समस्या है तो ये नंबर आप अपने फ़ोन में रख सकते हो। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। कितना बड़ा चैप्टर देखो। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। आप यहाँ पर जो एक चार्ट देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखो टीचर्स फॉर हाई स्कूल एंड प्राइमरी, टीचर्स चाहिए हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के लिए। वैकेंसी है 13,000 लोगों की, एप्लीकेशन 1.5 लाख रिसीव हुई। तो 1.5 लाख में नौकरी तो सिर्फ 13,000 को मिलेगी, 1,37,000 लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कारण भी हैं। जैसे कि आप जानते हो कि पहले क्या होता था, हर एक काम हाथ से किया जाता था। ठीक है। आजकल ज़्यादातर काम जो है उसमें मशीनें आ गई हैं, जिससे लोगों की ज़रूरत कम पड़ रही है। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले जो खेत होता था, खेत को जोतने के लिए प्लॉइंग करते थे ना खेत को हल के मदद से, उसमें हाथ से किया जाता था। एक बैल होता था और पीछे एक आदमी ध्यान देता था। तो पहले समय में मशीनें नहीं थी तो ऐसा किया जाता था हाथ से। तो लोग जो थे, अब जैसे मेरा बड़ा खेत है, बहुत 100 एकड़ ज़मीन है, तो मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरे पास 6 जोड़ी बैल की है, या इस तरीके से लो 3-4 जोड़ी है। फिर मैंने आदमियों को हायर कर लिया, भाई 10 लोगों को मैंने काम दिया, भी तुम मेरे प्लॉइंग करके दो, बदले में उनको मजदूरी मिलेगी। अब वही चीज़ पहले फिर क्या होता था, जब फसल पक जाती थी तो कटाई करने के लिए लोगों को बुलाया था, मजदूरों को कटाई करने के लिए। अभी क्या होता है, अभी कटाई करने आते हैं लोग नहीं, अभी मशीन आती है, कंबाइन बोलते हैं इसको, वैसे घूमती रहती है और फटाफट देखते ही देखते बड़ा एरिया साफ कर देती है। तो इससे लोग बेरोजगार हो गए। तो यानी कि टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी हद तक लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ऑल द टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी नुकसान तो हो रहा है ना इससे, कि नहीं हो रहा है? हो रहा है नुकसान। अब जैसे सुनने में आता है धीरे धीरे कि बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चलने लगेंगी, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, अपने आप चलेंगी। अब ऐसी गाड़ियाँ आ गई तो कार ड्राइवर जो होते हैं बेचारे, टैक्सी ड्राइवर, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं? फैक्ट्री में मशीनें चलाई जाती हैं, तो पहले हाथ से काम होता था, अभी वो मशीनों पे होता है। तो मशीन को भी चलाने के लिए आदमी रखे होते हैं, बेचारो मशीन चलती रहती है, मशीन के नीचे देखा ना पैकिंग करते हैं अलग अलग। जैसे डिस्कवरी पे बहुत सारे प्रोग्राम, फूड टेक आता है, ठीक है, उसमें फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताते भी, जैसे
बन रहा है, नीचे फिर पॉलीथीन लगाओ, उसमें इतना गिर गया, फिर उसको पैक कर दो, फिर दूसरी पॉलीथीन लगाओ, तो उसमें आदमी की जरूरत पड़ती है। अभी धीरे धीरे ऐसा टाइम हो जाएगा, काम आ जाएगा कि वो पन्नी भी खुद नीचे चली जाएगी, भर भी जाएगी, ऊपर से सील भी हो जाएगी, तो उस आदमी की भी छुट्टी होगी। तो पहली जो वर्क फोर्स थी वो कम हो गई थी, पहले जहाँ 100 लोग काम करते थे वहाँ सिर्फ 30 बचे थे, और वो धीरे धीरे वो 30 भी चले जाएंगे। अब जैसे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में मैंने सुना था एक बार कि वहाँ पे रोबोट बना है जो दीवारें बनाता है, घर बनाने के लिए। रोबोट, घर बनाने का काम किसका है? मैसन का, मिस्त्री होता है जो बनाने के लिए। लेकिन अगर रोबोट बनाएगा तो रोबोट क्या करता है पता है? इंसान तो फिर भी आराम से धीरे धीरे करता है, थक जाता है, पानी पिएगा बीच में, और हमारे यहाँ पे तो कुछ बीड़ी सिगरेट पीने के लिए भी रुकते हैं लोग थोड़ी देर के लिए टाइम, ठीक है। रोबोट है, रोबोट को भूख भी नहीं लगती है, वो तो बस उसमें इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए, धड़ाधड़ वो तो ईंट पे ईंट रखता जाएगा बस। तो इस तरह से वो काम ज़्यादा कर देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों की छुट्टी, काम करने वाले लोगों की छुट्टी, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब हम बेरोजगार किसको बोलेंगे? तुम्हारे पास काम है, तुम काम करते हो? नहीं करते हो, तुम तो बेरोजगार हो। बेरोजगार हो ना तुम लोग? बेरोजगार हो? नहीं तो काम ही नहीं करते हो, तो फिर बेरोजगार हुए ना बेटा, कि नहीं हो बेरोजगार? तुम बेरोजगार हो कि नहीं हो? नहीं, तुम लोग बेरोजगार नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि बेरोजगार हम तुमको नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई, अभी आप बच्चे हो। तो जब बच्चे हैं तो तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई करना, तो तुम बेरोजगार नहीं हो, ठीक है। तो बेरोजगार हम किसको बोलेंगे? तो उसकी डेफिनेशन तो कोई होनी चाहिए ना। चलो भी तुमको तो समझ में आ गया, तुम बच्चे हो, लेकिन क्या एक 20 साल का आदमी अपने पापा के लिए तो वो भी बच्चा ही है, बच्चा है कि नहीं? तुम्हारे दादा के लिए तुम्हारे पापा बड़े हो गए क्या? अभी बच्चे ही हैं वो। तुम्हारे दादा बोलेंगे अरे तू बच्चा है, तेरे को थोड़ी कुछ समझ में आएगा, बच्चा। तो ये शब्द जो है हमारे भाषा, तो बच्चा कह के हम लोग इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है उससे ज़्यादा है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार, ठीक है। अब मैं आई एम टीचर इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भी मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे तो कोई बहुत बड़ा अफसर बनना है, ठीक है। नौकरी ऐसी करनी है जिसमें बहुत अच्छी पगार हो। मैं बहुत जगहों पे इंटरव्यू देने गया, सपोज मैं बहुत जगहों पे इंटरव्यू देने गया, मैं कई जगहों पर सिलेक्ट भी हो गया, कई जगहों पर नहीं भी हुआ। जहाँ पर मैं सिलेक्ट हुआ वहाँ पर मैंने पूछा सैलरी कितनी है, किसी ने बोला 40,000, किसी ने बोला 50,000, लेकिन मैंने वो नौकरियाँ नहीं की। तो क्या मैं बेरोजगार हूँ? नहीं, तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी तो मिल रही थी लेकिन मैंने ही नहीं की। अब मैंने क्यों नहीं की, इसका रीज़न बताओ। मैंने नौकरी इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो 1 लाख रुपये मिलना चाहिए सैलरी का, लेकिन वो तो मुझे 50,000 ही दे रहे हैं, 40 ही दे रहे हैं। तो मैं बेरोजगार हुआ? नहीं, क्योंकि 50 की तो नौकरी मिल रही है ना मेरे को। अब मैं अपनी मर्जी से कैसे तय करूँगा अपनी कीमत भाई? काम कौन करवा रहा है? सामने वाला। सामने वाला काम करवा रहा है तो वो देखेगा ना कितनी सैलरी वो दे सकता है, ठीक है। अब ऐसे तो फिर हर एक आदमी बोलेगा भी मैं तो 2 करोड़ रुपये लूँगा अभी महीने के, मैं तो 50 लाख लूँगा अभी महीने के। तो अगर ऐसे नौकरी करेंगे तो फिर नौकरी थोड़ी होगी, ठीक है। तो बेरोजगारी का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम कहते हैं बेरोजगार। अब मेजर्स इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा देखो बैकवर्ड क्लास के लोगों को शेल्टर, घर दिए जाते हैं, पता है ना। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी लोगों को बहुत बेनिफिट दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है घर बनाने में, तो लोगों को फ्री में घर भी दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री में पीने का पानी, साफ़ सफाई की सुविधा, मेडिकल सर्विस, पता है जो गाड़ी आती है आजकल 108 एम्बुलेंस, किसी को भी थोड़ी भी समस्या हो आप 108 पे फ़ोन करो तुरंत पहुँच जाएगी और वो फ्री होती है। तो ये सब चीज़ें, फिर कॉटेज इंडस्ट्री, घरों में छोटे उद्योग जो होते हैं ना, गृह उद्योग बोलते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, लोन फैसिलिटी बढ़ गई है, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल सके यानी कि हेल्दी फूड मिल सके, ये भी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सब काम करके अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात करेंगे अंतिम हमारा टॉपिक जो है टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म मतलब आतंकवाद। टेररिज्म हमारे देश की समस्या है? नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है भाई। टेररिज्म किसकी समस्या है? पूरे विश्व की समस्या है। टेररिज्म जो है ना, उसको हम लोग अगर किसी धर्म से जोड़कर बोलें कि भाई टेररिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर धर्म है या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, एक पर्टिकुलर जाति के लोग हैं, यही टेररिस्ट होते हैं, तो गलत हो। क्योंकि टेररिस्ट वो व्यक्ति है, हर एक वो व्यक्ति जो शांति के खिलाफ है,
हर एक वो व्यक्ति जो भाईचारे के खिलाफ है, हर एक वो व्यक्ति जो दुनिया में एकता को देख नहीं सकता है कि सब लोग लड़ें आपस में, जिसका बस मोटिव ही है कि सब चारों तरफ खून खराबा हो, उसको हम आतंकवादी बोल सकते हैं। जिसका मन हो, जिसका ये मोटिव हो कि लोग उससे डरें, पूरी दुनिया डरे, पूरी दुनिया में कहीं भी शांति ना हो, कोई भी त्यौहार मिलकर ना मनाया जाए, हर त्यौहार पे लोग डर के मारे बाहर निकलें, उस व्यक्ति को हम टेररिस्ट बोलेंगे। टेररिस्ट का मतलब ये नहीं है, अब जैसे वैसे बात की जाती है, पता है तो सबसे पहले टेररिस्ट नेशन कौन सा है, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ आओ। तो पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट थोड़ी है भाई, किसने बोला टेररिस्ट है? ये हमारी गलत सोच है। पाकिस्तान में भी तुम्हारे जैसे बच्चे रहते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, वहाँ भी हमारे जैसे शिक्षक भी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से उसको हम पूरे को टेररिस्ट नेशन बोलना वो सही नहीं है। ऑल्दो बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं, हमारे देश के बहुत सारे जवान भी मारे गए हैं, ऐसे में शहीद हुए हैं हमारे जवान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान गलत है, ठीक है। लेकिन टेररिज्म जो है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश नहीं होता बेटा। क्या गीता के अंदर लिखा है, कुरान के अंदर लिखा है, या किसी अन्य किताब के अंदर लिखा है कि एक दूसरे को मारो? लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा है। तो तुम लोग गीता पढ़ते हो, हम लोग गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम लोग अगर बात करें गुरु ग्रंथ साहिब की या कोई भी धार्मिक किताब की, बाइबल की बात करें, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मारो, खून खराबा करो। लेकिन फिर भी ये वो लोग होते हैं जिनको माइंड जो है वो साफ कर दिया जाता है, यानी कि उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको भड़काया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, और फिर आदमी कुछ भी करने को राजी हो जाता है। तो ऐसे में टेररिज्म जो है वो बहुत बढ़ रहा है। टेररिज्म हमारी सरकार के सामने अगर बात करें, विश्व के सामने तो समस्या है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हजारों लाखों की संख्या में हर साल लोग मारे जाते हैं, और ऐसा घटना हम लोग तो बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ है इससे, क्योंकि समय समय पहले हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, फिर ताज होटल में हमला हुआ था, आपने देखा होगा मुंबई में। तो ये सब चीज़ें, लोकल ट्रेन्स को कई बार निशाना बनाया जाता है, कई बार अलग अलग जगहों पे, तो ये सब चीज़ें जो है ये टेररिज्म का ही एक सबूत हैं। और टेररिस्ट जो होते हैं उनके मन में सिर्फ नफ़रत और निर्दयता भरी होती है, वो किसी भी भाईचारे, किसी भी रिलीजन के फेवर में नहीं होते हैं, रिलीजन के भी फेवर में नहीं होते हैं वो लोग। उनका एक ही मोटिव होता है कि चारों तरफ खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए, अशांति होनी चाहिए। इसको कैसे रोका जा सकता है? अब ये समस्या बहुत ही बड़ी है, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसको हमें हिम्मत से, बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। ऐसे में हमें आम लोगों को भी सरकार के साथ, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उनके हमारी जो खुफिया एजेंसी, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हमें कभी ऐसी कोई चीज़ दिखती है जो कि संदिग्ध है, यानी कि जिस पे हमें शक हो, तो उसकी जानकारी हमें पुलिस को देनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी कोई भी एक्टिविटी हमें थोड़ी शक वाली लगे, तो हमें पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करके हम लोग बचा सकते हैं टेररिज्म से देश को, और ख़ुद भी जितना ज़्यादा चौकन्ने हो सके वो रहें, अफवाहें ना फैलाएं। तो ये सब चीज़ें करके हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं।